हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 8 साइंस जिज्ञासा का चैप्टर नंबर 2 जो आपका न्यू एनसीईआरटी बुक है। तो आइए हम इस चैप्टर के जिसका नाम है अदृश्य जीव जगत, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अदृश्य जीव जगत हमारी आंखों की क्षमता से परे। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में करेंगे। और आप सभी को बता दें कि क्लास 8 का ये जो जिज्ञासा बुक है, इसके सारे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपको इस चैनल पर प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल का प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। और क्लास 9 से रिलेटेड भी आपका जो अन्वेषण का बुक है उसका भी क्वेश्चन आंसर आपको कराया जाएगा, और आप लोग उसका भी आंसर क्वेश्चन आप प्लेलिस्ट के फॉर्म में चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जिस प्रश्न का आंसर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से उससे जरूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस आपके फर्स्ट स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें कहा गया है कि कोशिका के विभिन्न विभागों के नाम निम्नलिखित है। यानी कोशिका के जो भाग हैं उनके यहाँ पे नाम लिखे गए, जैसे केंद्रक हो गया, हरित लवक हो गया, कोशिका झिल्ली हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया, कोशिका भित्ति हो गया, और यहाँ पे आपको केंद्रकाभ दिया है। तो ये सभी आपके कोशिका के विभिन्न अंग हैं या विभिन्न भाग हैं, और इनको आपको इन रेखा जो बनाया गया है वेन आरेख, इस पे आपको दर्शाना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 3 तरीके के सर्कल आपको दिख रहे हैं। देखिए एक ये वाला सर्कल दिख रहा है, फिर इधर से आपको एक सर्कल दिख रहा है, ठीक है, ये वाला आपका जो बन रहा है, और फिर आपका यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ये 3 सर्कल दिए गए हैं, और तीनों के अगर नाम की बात करें तो तीनों में अलग अलग हैं। जैसे कि अगर हम इस वाला की बात करें तो ये आपका केवल जीवाणु कोशिका के बारे में दिखाता है, और ये वाला जो आपको दिखा रहा है ये केवल जंतु कोशिका के बारे में, और यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला हल्का दिखा रहा है ये आपका पादप कोशिका को दिखा रहा है, ठीक है। तो ये तीनों को सबसे पहले आपको समझ लेना है। और यहाँ पे देखिए दो जब आपस में मिल रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे दो जब आपस में मिल रहे हैं तो इसमें जीवाणु कोशिका और पादप कोशिका दोनों का मिश्रण हो रहा है। फिर यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये तीनों मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये तीनों मिल रहे हैं, यानी यहाँ पे वाले जो भी नाम होंगे ये क्या होंगे, जो तीनों में होंगे, जंतु में भी, जीवाणु में भी और पादप में भी, ठीक है। और यहाँ पे जब दो कट रहे हैं तो दो में क्या हो जाएंगे, जो इन दोनों में, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। तो आइए इन प्रश्नों का उत्तर का आंसर समझते हैं। जैसे फर्स्ट में दिया केंद्रक, तो केंद्रक क्या है, केंद्रक किसमें पाया जाता है? तो ये जो केंद्रक आपका देखने को मिलेगा ये जंतु कोशिका में देखने को मिलेगा, और ये पादप कोशिका में देखने को मिलेगा। इसलिए ये वाला जो एरिया है इस जगह पे हमने दिखा रखा है कि केंद्रक आपको इस जगह पे मिल जाएगा, यानी ये पादप कोशिका में भी है और जंतु कोशिका में भी है। तो आप केंद्रक को समझ पाए होंगे। फिर इसी के बाद अगला आता है आपका कोशिका द्रव्य। तो आइए अब कोशिका द्रव्य को देखते हैं, कोशिका द्रव्य कहाँ पे है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख रखा है कोशिका द्रव्य। क्या लिख रखा है? कोशिका द्रव्य। पहले से हमने इसलिए लिख रखा है ताकि आपको जल्दी और शॉर्ट वीडियो में समझा सकें, ठीक है। तो ये आपका कोशिका द्रव्य है। अब कोशिका द्रव्य कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे है, और ये जो यहाँ पे दर्शाने का क्या मतलब है कि यह कोशिका द्रव्य जंतु कोशिका में भी होता है और आपका पादप कोशिका में भी, और साथ में ये जो जीवाणु कोशिका है इसमें भी होता है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, कोशिका द्रव्य को। ठीक उसी प्रकार से एक और नाम आ जाता है कोशिका झिल्ली, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कोशिका झिल्ली। ये भी तीनों में पाया जाता है, जंतु कोशिका में भी, पादप कोशिका में भी, और ये आपका जीवाणु कोशिका में। तो हमने दोनों को सेम कलर से लिख रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद आता है कोशिका भित्ति। अगर कोशिका भित्ति की बात करें तो देखिए कोशिका भित्ति केवल और केवल ये पादप कोशिका में और जीवाणु कोशिका में पाए जाते हैं। केवल और केवल किसमें? तो ये पादप कोशिका में और जीवाणु कोशिका में पाए जाते हैं, ये जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये दोनों वाले जो एरिया है उसमें पादप और जीवाणु दोनों में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हरित लवक। तो देखिए हरित लवक केवल और केवल
हरित लवक जो है वो केवल और केवल किसमें पाया जाता है, तो पादप में। इसलिए देखिए ये वाला जो आपका जगह दिख रहा है यहाँ पे, ये किसी और के साथ टच नहीं कर रहा है या किसी और के साथ नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, हरित लवक। ठीक है, समझ पाए होंगे। फिर उसके बाद आता है केंद्रकाभ। अब केंद्रकाभ कहाँ पे होता है, तो ये जो केंद्रकाभ पाया जाता है केवल और केवल जीवाणुओं में पाया जाता है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे जो आपका खाली एरिया है उसमें कहाँ किसके बारे में बताया गया है, केंद्रकाभ के बारे में। तो उम्मीद करते हैं 6 पॉइंट आपके 6 कंप्लीट हो गए होंगे। कहीं पे आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, जो थोड़ा देखने में बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर उतना बड़ा है नहीं। देखिए कहा गया कि आनंदी ने 2 परख नली ली, उन्हें क और ख से चिन्हित किया। जैसा कि आपको यहाँ पे इस फिगर में दिखाई दे रहा होगा, ये आपका परख नली 1 है और ये आपका परख नली नंबर ख है। ठीक है, और उसने प्रत्येक परख नली में 2-2 चम्मच चीनी का घोल डाला, यानी इन दोनों के अंदर किस चीज की घोल डाला गया, तो चीनी का घोल डाला गया। परख नली ख में उसने 1 चम्मच खमीर, जिसे ईस्ट कहा जाता है, वो डाल दिया। यानी चम्मच किसमें, चम्मच नहीं, परख नली ख में, ये जो परख नली ख है इसके अंदर 1 चम्मच क्या करती है, वो खमीर यानी ईस्ट को डाल देती है। इसके पश्चात उसने प्रत्येक नली के मुंह पर 2 कम फूले हुए गुब्बारे लगा देता है। देखिए एक यहाँ पे गुब्बारा लटका हुआ है और एक इस जगह पे गुब्बारा को लगाया गया है। उसने इस व्यवस्थापन को धूप से दूर गर्म स्थान पर रखा और इसको ले जाकर के कहा, धूप से दूर ले जाकर के कहाँ रख देती है, जहां पे गर्म स्थान है वहां पे ले जाकर के इसे रख देती है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा गया है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि 3-4 घंटे के पश्चात क्या होगा। उसने देखा कि परख नली ख से जुड़ा हुआ गुब्बारा फूला हुआ था। इसका संभावित स्पष्टीकरण क्या हो सकता है, यानी आपको यहाँ पे अनुमान लगाना है कि ये जो गुब्बारा फूल गया है ये क्यों फूला है, और इसका स्पष्टीकरण ये भी आपको बताना है कि स्पष्ट तरीके से समझाइए कि आखिर ये गुब्बारा फूलने के पीछे क्या कारण है। तो देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस की बात करें तो 4 ऑप्शन में कहा गया है, ऑप्शन में कि परख नली ख में पानी वाष्पित हो गया और गुब्बारा में जलवाष्प भर गया। देखिए गुब्बारा में जब जलवाष्प भरेगा तो ये फूलेगा नहीं, ये ऊपर की ओर तो फूलेगा नहीं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। गर्म वातावरण में परख नली ख के भीतर की हवा को फैला दिया जिससे गुब्बारा फूल गया। ऐसा तो कोई बात नहीं है। अगर ऐसा बात होता तो ये आपका जो ख है परख नली, इसकी भी गुब्बारा फूल जाता, लेकिन इसका गुब्बारा फूला नहीं, यानी इसका कहने का मतलब वातावरण का प्रभाव यहाँ पे नहीं है। ठीक है, वातावरण का प्रभाव इन दोनों के ऊपर नहीं है। फिर उसके बाद ग में कहा गया है कि ईस्ट ने परख नली ख के भीतर एक गैस उत्पन्न किया जिसे गुब्बारा क्या हो गया, फूल गया। ये बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि जैसे ही इसके अंदर खमीर को डाला गया और ये जब धूप से, ये जब गर्म से क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तो इसके अंदर क्या करता है, चीनी से अभिक्रिया करने के बाद CO2 यानी एक गैस बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका वो निर्माण करता है और इसी के वजह से गुब्बारा क्या हो जाता है, फूल जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ग। बाकी को देखने की तो कोई आवश्यकता है नहीं, इसका उत्तर कर लेंगे ग। और इसका स्पष्टीकरण आप इस तरीके से देंगे कि ईस्ट या खमीर एक सूक्ष्म जीव होता है जो चीनी को विघटित अर्थात किण्वन करता है। इस प्रक्रिया के दौरान वह श्वसन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है जिससे गुब्बारा क्या हो जाता है, फूल जाता है। तो इस तरीके से आपका इसका आंसर कर लेना है। अब इसी का क्वेश्चन 2 आता है जिसमें कहा गया है कि आनंदी ने एक और परख नली ली जो चूने के पानी से 1/4 यानी 1/4 भरी थी। उसने परख नली ख से गुब्बारे को इस तरह से निकाला कि गुब्बारे में भरी हुई गैस बाहर न निकले। उसने गुब्बारे को चूने के पानी वाली परख नली से जोड़ा और उसे अच्छी तरह हिलाया। आपके विचार से वह क्या जानना चाहती है? तो आइए इस प्रश्न का भी उत्तर जानते हैं। उत्तर में लिखना है कि आनंदी यह जानना चाहती है कि परख नली में
कौन सी गैस भरी है, क्या यह CO2 है या कोई अन्य गैस। यदि चूने का पानी दूधिया हो जाता है तो यह अवश्य ही CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। तो हमने आपको इसके बारे में जितने भी प्रश्न थे उन सभी को अच्छे से समझाया कि आनंदी परख नली में जानना चाहती कि कौन सी गैस भरी है, क्या उसमें CO2 है या कोई दूसरा है। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि चूने का पानी का रंग दूधिया हो जाता है तो वह समझ जाती है कि इसके अंदर अवश्य ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस का आंसर आपको समझ में आ रहा होगा। 3 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक किसान अपने खेत में गेहूं की फसल की बुआई कर रहा था। उसने फसल की अच्छी उपज पाने के लिए मिट्टी में नाइट्रोजन समृद्ध उर्वरक डाला। पड़ोस के खेत में एक और किसान सेम की फसल उगा रहा था, परंतु उसने स्वस्थ फसल प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन समृद्ध उर्वरक नहीं डाला। क्या आप इसके कारणों पर विचार कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे 2 किसान की बात की गई है। एक किसान जो है वो रबी फसल उगा रहा है और एक आपका जो है वो कौन से, तो एक आपका जो है गेहूं की फसल उगा रहा है। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे कि हाँ, इन कारणों पर विचार कर सकते हैं। पड़ोस किसान खेत में सेम का फसल लगा रहा था जो एक रबी फसल का उदाहरण है, और रबी फसल की जड़ों में राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर मिट्टी में स्थिरीकरण कर देता है, जिससे नाइट्रोजन की कमी या नाइट्रोजन की जो उपलब्धता है वो मिट्टी में बनी रहती है। तो इस वजह से वो जो सेम वाला किसान है वो क्या कर रहा है, नाइट्रोजन वाले उर्वरक का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। लेकिन वही एक और रबी फसल ही लगाने वाला किसान है, देखिए हमने यहाँ पे लिखा है, वही दूसरी ओर का किसान गेहूं का फसल उगा रहा था जो कि रबी फसल नहीं है। ये थोड़ा सा यहाँ पे इसको सुधार कर लेंगे। गेहूं भी रबी फसल के अंतर्गत ही आता है, लेकिन ये एक रबी फसल नहीं है क्योंकि इसके जड़ में, इसकी जड़ की जो गांठ होती है उसमें राइजोबियम नाम के कोई जीवाणु नहीं पाए जाते हैं, और इस वजह से उसे नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है, और इसके लिए उसे नाइट्रोजन समृद्ध उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आपको यहाँ पे लिख लेना है। अगला क्वेश्चन आता है, स्नेहल ने अपने बगीचे में 2 गड्ढे क और ख खोदे। यानी एक लड़की है जो अपने बगीचे में 2 गड्ढा खोदती है। क में उसने फलों और सब्जियों के छिलके डाले और उन्हें सूखे पत्तों के साथ मिला दिया। यानी क गड्ढा में क्या करती है कि फल और सब्जी के जो छिलका है उसका इस्तेमाल करके सूखे पत्तों के साथ मिला करके उसको क्या करती है, गाड़ देती है। गड्ढा ख में उसने उसी तरह के कचरे को सूखे पत्तों के साथ मिलाए बिना डाल दिया, और एक गड्ढा ख खोदती है जिसमें कचरा तो वही डालती है यानी फल की और सब्जी के छिलके, लेकिन इसमें बिना सूखे पत्तों को मिलाए सीधे क्या करती है, वो गड्ढे में डाल देती है। उसने दोनों गड्ढे को मिट्टी से ढक दिया। जो गड्ढा उसने क और ख खोदी थी वो दोनों को क्या करती है, ढक देती है। और 3 सप्ताह बाद देखा, और वह 3 सप्ताह बाद देखा वह क्या जांचने का प्रयास कर रही है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। उत्तर में लिखना है, स्नेहल यह जांचने का प्रयास कर रही है कि कचरे के विघटन की गति पर मिश्रण और वायु का क्या प्रभाव पड़ता है। इसका स्पष्टीकरण समझ लीजिए। स्पष्टीकरण में हमने लिखा है कि गड्ढा क, इसमें उसने फलों और सब्जियों के छिलकों को सूखे पत्तों के साथ मिलाया जिससे कचरे में हवा का संचार अच्छी तरह से होगा। हवा का संचार करने का मतलब हवा का आमन गमन दोनों में क्या होगा, अच्छे तरीके से होगा। और कार्बन जो सूखे पत्ते हैं एवं नाइट्रोजन जो छिलके हैं का संतुलन बना रहेगा, और इससे सूक्ष्म जीव तेजी से कचरे को विघटित करके खाद में बदल देगा। यानी गड्ढा क की बात है, इसमें उसने एक सूखे पत्ते को जैसे मिलाया तो उसमें कुछ रिक्त स्थान बन गए, कुछ खाली स्थान बन गए, जिससे ऑक्सीजन जो है या जो हवा की
हवा में उपलब्ध जो गैसेज हैं उसके अंदर आ रही हैं, जा रही हैं, जिसके वजह से वहां पे सूक्ष्म जीव को कचरे को विघटित करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और वह तुरंत ही एक उर्वरक या एक खाद के रूप में बदल जाएगा। लेकिन वही गड्ढा ख की बात करें तो इसमें कचरों का ढेर तो लगा दिया गया, लेकिन इसमें हवा का प्रवेश नहीं होने दिया गया, और नहीं होने की वजह से क्या होता है, जो विघटन की प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है और फिर कचरा क्या होता है, सड़ जाता है और बदबू देने लगता है और वो लंबे समय के बाद खाद का निर्माण करेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख लेना है कि वो क्या क्या जांचने की प्रयास करी और क्या क्या आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन 5 आता है जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों की पहचान करें और उसका नाम लिखें। जैसे कि मैं प्रत्येक प्रकार के वातावरण में और आपकी आंख में रहता हूं, तो ये कौन सा रहता है, जीवाणु या बैक्टीरिया जो है वो प्रत्येक प्रकार के वातावरण में और हमारे आंख में भी पाया जाता है। मैं पावरोटी और केक को मुलायम और फूलता हुआ बनाता हूं, तो पावरोटी और केक को फूलता हुआ कौन बनाता है, ये आपका ईस्ट या खमीर, क्योंकि जैसे ही इसे मिलाया जाता है तो एक किण्वन प्रक्रिया के द्वारा CO2 गैस का निर्माण करता है और ये चीजों को फुला देता है। मैं दलहनी यानी फलीदार फसलों की जड़ों में रहता हूं और उनकी वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता हूं। ये कौन सा हो जाएगा सूक्ष्म जीव, ये आपका राइजोबियम हो जाएगा। और इस तरीके से तीनों प्रश्नों का उत्तर आप कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर, जिसमें कहा गया है कि यह जांचने के लिए एक प्रयोग अभिकल्पित कीजिए, यानी एक अवधारणा को आप बताइए कि सूक्ष्म जीवों को अपनी वृद्धि के लिए इष्टतम मतलब अनुकूल तापमान, वायु और नमी की आवश्यकता होती है। इसका उत्तर लिखेंगे कि इस प्रयोग को जांचने के लिए हम 3 चीज लेंगे, एक पानी, फ्रीज और ब्रेड के 3 टुकड़े, स्लाइस का मतलब 3 टुकड़े या 3 जो ब्रेड होता है उसको लेंगे और इसे विभिन्न स्थितियों के माध्यम से जांच करने का प्रयास करेंगे। और वो स्थितियां निम्न है, जिसमें से स्थिति 1 में कहा गया है कि ब्रेड के स्लाइस पर नमी करने के लिए थोड़ा पानी का छिड़काव करेंगे और इससे कमरे के ताप पर इसे सुरक्षित रख देंगे। यानी सबसे पहले ब्रेड 1 को क्या करना है, इस पे थोड़ा सा पानी छिड़क देंगे ताकि वो गीला हो जाए, और गीला होने के बाद जो रूम टेम्परेचर होता है, और रूम टेम्परेचर यानी कमरा के जो ताप होता है उस पर उसको क्या कर देंगे, अच्छे से रख देंगे। उसके बाद सेकेंड स्थिति क्या करना है कि ब्रेड के दूसरे स्लाइस को धूप या सुखाने वाला, यहाँ पे सुखाने वाला हो गया, थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, यहाँ पे जाएगा सुखाने वाले मशीन से पूरी तरह सुखा लेंगे। यानी सेकेंड ब्रेड को क्या करेंगे, पूर्ण रूप से सुखा लेंगे और इसे उसी प्रकार के तापमान वाले स्थान पर रखेंगे। यानी ब्रेड को उसी जगह पे रखेंगे जिस पर वो सूखी हुई रहे, यानी वहां पे उसमें कोई चेंजिंग नहीं आए। और स्थिति नंबर 3 में कहा गया है कि ब्रेड के तीसरे स्लाइस को थोड़ा भिगाकर फ्रीज में रख देंगे। ये 3 प्रक्रिया करना है और इन तीनों स्थिति के बाद आप अवलोकन कर पाइएगा कि क्या परिवर्तन आया। तो देखिए उत्तर में फिर आगे बढ़ना है अवलोकन करके कि 3 से 4 दिनों के बाद आप देखेंगे कि केवल एक स्थिति वाले ब्रेड के स्लाइस पर हरे या काले रंग के धब्बे युक्त फफूंद या कवक लग जाते हैं, जबकि स्थिति 2 और 3 वाले ब्रेड के स्लाइस में कोई खास परिवर्तन नहीं देखा गया। अतः सूक्ष्म जीवों को पनपने के लिए नमी, तापमान और अनुकूल वातावरण चाहिए। तो देखिए हमने जो भी क्रियाकलाप किया इससे यही चीज समझ में आया कि यदि हम अनुकूल यानी जो कमरे का टेम्परेचर होता है वो अनुकूल वातावरण होता है किसी भी चीज के लिए, किसी भी जीव के लिए, तो कमरे के ताप पर हमने देखा कि ब्रेड के स्लाइस में फफूंद लग जा रहे हैं, कवक लग जा रहे हैं, उसमें काले रंग का धब्बा, हरे रंग का धब्बा हो जा रहा है। लेकिन ये जो 2 कंडीशन है, जिसको पूरी तरह से हम सुखा दिए और दूसरी हमेशा इसे नमी देते रहे, यानी जो फ्रीज के टेम्परेचर होता है उसको बना करके रखें, तो हमने यहाँ पे देखा कि इन दोनों में कोई भी गतिविधि शामिल नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर। देखिए इसमें कहा गया है कि ब्रेड के 2 स्लाइस लीजिए, एक स्लाइस को सिंक के पास एक प्लेट में रखिए,
दूसरे स्लाइस को रेफ्रिजरेटर में रखिए। 3 दिन पश्चात दोनों स्लाइस की तुलना कीजिए। अपने अवलोकनों को अभिलेखित कीजिए। अपने अवलोकनों के कारण बताइए। यानी यहाँ पे 2 काम करना है, अवलोकन करना है और उसका कारण बताना है। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि 3 दिन के बाद अवलोकन पर कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। अवलोकन किए कि सिंक के पास वाला ब्रेड का जो प्लेट है कुछ दिनों के बाद यह काले और सफेद रंग के कवक या फफूंद लग जाएगा और इसमें सड़ने लगेगा। और दूसरे स्लाइस को जो हमने रेफ्रिजरेटर में रखा है यह लंबे समय तक खराब नहीं होगा तथा इस पर फफूंदी आसानी से नहीं लग पाएगा। अब इसका स्पष्टीकरण या कारण को देख ले कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए हमने लिखा है कि सिंक के पास वातावरण गर्म और नमी युक्त होता है जो फफूंदी या कवक के वृद्धि के लिए उपयुक्त होता है, जबकि रेफ्रिजरेटर में तापमान कम होने के कारण फफूंदी या कवक की वृद्धि को रोक देता है, इसलिए इसमें जल्दी खराब नहीं होगा। तो हमने आपको इसका अवलोकन और स्पष्टीकरण दोनों समझाया, तो आपको समझ में आया भी होगा। अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर। इसमें कहा गया है कि एक विद्यार्थी अवलोकन करता है कि जब दही को 1 दिन के लिए बाहर रखा जाता है तो वह अधिक खट्टा हो जाता है। इस अवलोकन के 2 संभावित स्पष्टीकरण क्या हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक तो हो सकता है सूक्ष्म जीव के द्वारा और दूसरा जो आपका होगा वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होगा। उत्तर में लिखना है कि जब दही को 1 दिन के लिए बाहर रखा जाता है तो वह अधिक खट्टा हो जाता है, क्योंकि कारण 1 है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा लैक्टोज का लगातार किण्वन होने से ज्यादा लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल बन जाता है और गर्म तापमान सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को तेज कर देता है। यानी जो तापमान गर्म होता है उसके वजह से सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, तेजी से पनपने लगते हैं, जिससे एसिड का उत्पादन और खट्टापन बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप इस चीजों को समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, जिसमें कहा गया है कि चित्र 2.15 में दिए गए व्यवस्थापन का अवलोकन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपको यहाँ पे ये फिगर दिख रहा होगा, ये आपका 2.5 फिगर है, जिसमें यहाँ पे चीनी का गुनगुना घोल और ईस्ट दोनों इसमें मिला हुआ है। चूने का पानी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला चीज को चूने का पानी कहा गया है। तो क में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है कि फ्लास्क क, ये आपका बीकर कह सकते हैं या फ्लास्क कह सकते हैं, जो यहाँ पे लिखा है। तो फ्लास्क क में चीनी के घोल का क्या होता है। तो देखिए इसका उत्तर करेंगे कि फ्लास्क 1 में जो फ्लास्क क में मौजूद जो ईस्ट है, इसमें क्या क्या है, ईस्ट और चीनी का घोल। तो ईस्ट जिसे खमीर भी कहा जाता है, चीनी का उपयोग भोजन के रूप में करता है और उसे विखंडित करता है और इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अल्कोहल का निर्माण होता है। यानी इस बीकर के अंदर या इस फ्लास्क के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और अल्कोहल है। ये 2 तरीके का निर्माण यहाँ पे होता है जब ईस्ट चीनी के साथ अभिक्रिया करता है। फिर क्वेश्चन सेकंड में कहा गया है कि 4 घंटे पश्चात आप प्रखनली ख में क्या देखते हैं, आपके विचार में ऐसा क्यों हुआ। इसका उत्तर करेंगे अवलोकन करने पर कि प्रखनली ख में रखा चूना का पानी दूधिया हो जाएगा। ये जो आपका है दूधिया हो जाएगा। क्यों दूधिया हो जाएगा, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी के साथ मिलती है तो वह उसे दूधिया कर देती है। तो यहाँ से पानी जब इसके अंदर जाएगा, चूने के पानी, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इस नली के माध्यम से अंदर जाएगा, तभी क्या होगा, इसका कलर दूधिया हो जाएगा, यानी उजला हो जाएगा। और इसी का लास्ट क्वेश्चन कहा है कि यदि फ्लास्क क में ईस्ट न डाला जाए तो क्या होगा। इसका उत्तर करेंगे कि यदि ईस्ट नहीं डाला जाएगा तो किण्वन की क्रिया नहीं होगी और चीनी का विघटन नहीं होगा और कोई गैस अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं होगी। प्रखनली ख में चूने का पानी साफ रहेगा।
तो हमने देखा कि यदि आप ईस्ट को नहीं डालेंगे तो किण्वन की क्रिया नहीं होगी, और किण्वन की क्रिया नहीं होगी तो चीनी टूटेगा ही नहीं, और जब चीनी टूटेगा ही नहीं तो कोई गैस यानी जो CO2 उत्पन्न हो रहा है वो होगा नहीं, और पानी जो है परख नली खा के चूने का पानी वो भी क्या रहेगा, साफ रहेगा। तो उम्मीद करते हैं सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोग समझ पाए होंगे। अगर कहीं पे डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर पूछिए, और आप सभी को बता दें कि इस चैप्टर का वीडियो, इस चैप्टर का PDF आपको मिल जाएगा यदि आप लोग कमेंट सेक्शन में इसकी आवश्यकता को बताएं तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।